हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम लोकेशन। आज स्टार्ट करेंगे वन लाइनर की जो सीरीज चल रही थी अपनी। तो पहला टॉपिक जो है आज का, निर्वाचन आयोग। अगर इससे पहले के आपने वीडियोस नहीं देखे तो वन लाइनर पॉलिटी के नाम से यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ जाके आप बाकी के वीडियोस पहले के देख सकते हैं। आज यहाँ से निर्वाचन आयोग से स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? ये अधिकार प्राप्त है चुनाव आयोग को। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो इसकी अवधि है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 324, चुनाव कार्य के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 325, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 326, लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। 327, विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। 328, राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। उसके बाद में 329 अनुच्छेद, चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। 329 के, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान निरस्त कर दिया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? दल के आंतरिक चुनाव हेतु, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। इसके बाद है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? ये देता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? विधिक अधिकार। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? वर्ष 1985 में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? वर्ष 1989 एवं 1993 में। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 15 फरवरी 1985। उसके बाद यहाँ पर निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। यह अधिसूचना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। आगे अगला टॉपिक आता है प्रमुख आयोग। इम्पोर्टेंट जो भी कमीशन से कौन कौन से हैं यहाँ पर वन लाइनर में दिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजमन्नार आयोग ने। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन मैथ्यू। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना किस प्रकार से है, यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अध्यक्ष की, तो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। पहला जो सदस्य होगा उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। दूसरे सदस्य की बात करें तो उच्च न्यायालय का कार्यरत सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद में तीसरा मानवाधिकार से संबंधित कार्य अनुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति। उसके बाद में पदेन सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, उसके बाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त। ये सभी यहाँ पर पदेन सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। इनका चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस समय रंजन गोगोई थे, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतंगी सम्मिलित थे। अध्यक्ष इसके पिनाकी चंद्र घोष। न्यायविद सदस्य जस्टिस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी, अजय कुमार त्रिपाठी। गैर न्यायविद सदस्य कौन कौन थे? अर्चना रामसुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह, इंद्रजीत प्रसाद गौतम। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। राजनीतिज्ञों व अपराधियों के मेल जोल संबंधों की जांच करने वाली समिति कौन सी है? ये है वोहरा समिति। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 1968 में। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317। किस राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टॉपिक आता है राजभाषा। यहाँ से भी देख लेते हैं वन लाइनर में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? 92वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं कौन कौन सी भाषाएं हैं, एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर 22 भाषाएं हैं। पहली है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। ये टोटल 22 भाषाएं संविधान में उल्लिखित हैं।
उसके बाद में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? अनुच्छेद 350 के में। आगे बढ़ते हैं। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? वर्ष 2003 में। 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में से संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी एवं मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। ये शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है? एक है तमिल 2004 में, तेलुगु 2008, उसके बाद मलयालम 2013 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ 2008, ओडिया 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर राजभाषा से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, 344 राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति। क्षेत्रीय भाषाएं, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं, 346 एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा, 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा में संबंधित प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा कौन सी है? अनुच्छेद 348 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात कही गई है। 349 में भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, विशेष विनिर्देश। 350 अनुच्छेद शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं। 350B भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? ये है बंगाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 राजभाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था संविधान में। ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है पंचायती राज एवं नगर पालिका। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे वीडियोस अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।